हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ ईवीएस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीटेट फर्स्ट पेपर में, उसमें फ्रेंड्स 30 नंबर के आपको जो आती है वो होती है सीडीपी। ठीक है, 30 नंबर के सीडीपी की अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो देखिए इसमें जो कंटेंट आता है वो आता है आपका 15 नंबर का और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें इन्वायरमेंट के बारे में आपको बता चुकी हूँ। और इन्वायरमेंट में से फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें बताया है बायोटिक कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसमें मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और जैसे कि ट्रोपोस्फीयर, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था। और आप लोगों को वहाँ तक की वीडियो आई होप आप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मैंने आपको उसमें पोल्यूशन के बारे में भी बताया था, पोल्यूशन के टाइप्स के बारे में बताया था, कितने प्रकार के होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैसें हैं उनसे क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, इन सभी के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। तो फ्रेंड्स वहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वहाँ तक का समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, सॉरी फ्रेंड्स इकोलॉजी है, परिस्थिति तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो शब्द इकोलॉजी है ये शब्द हैकल ने दिया था। ठीक है, इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया था? ये हैकल ने दिया था। और 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले पारिस्थिति शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर एग्जाम में आपके पूछा जाए कि किस सन में परिस्थिति शब्द का यूज हुआ था और किसने किया था, तो 1866 ईस्वी में अर्नस्ट हैकल द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था, परिस्थिति का। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि ये जो शब्द है इकोलॉजी, ये शब्द जो है वो किन दो भाषा से मिलकर के बना हुआ है, तो देखिए फ्रेंड्स ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ऑकस मतलब रहने का स्थान और लॉगस मतलब अध्ययन करना। किसी भी जीव जंतु के रहने के स्थान के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी जो खोज हुई है वो 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल द्वारा सर्वप्रथम परिस्थिति शब्द का जो प्रयोग हुआ है इन्होंने किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे कि जो परिस्थितिकी है आपका, ये जो है अंग्रेजी इकोलॉजी है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम इसके आगे बात करेंगे जो फ्रेंड्स आपका ऑकस है, OIKOS, जो आपका ओकस है, ओकस शब्द का अर्थ होता है रहने का स्थान, और लॉगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पर्यावरण के बारे में। इस प्रकार अगर हम कह सकते हैं कि जीवों के रहने के स्थान का जो अध्ययन करना ही परिस्थिति तंत्र सॉरी फ्रेंड्स परिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पे वाटर है, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, हाँ अब यहाँ पे आप देखिए समझिए, देखिए ये जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ क्या करता है? पेड़ अपना जो भोजन बनाता है, ये कैसा है फ्रेंड्स आप बताइए? ये क्या है? स्वपोषी है ना। पेड़ पौधे जो हैं स्वपोषी हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में नीचे से ये क्या करते हैं? वाटर मिनरल लेते हैं और CO2 गैस मिला करके ये लोग क्या करते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो भी ये लोग एब्जॉर्व करते हैं, और करने के बाद क्या करते हैं? अपना सारा भोजन बनाने का प्रोसेस ये लोग कंप्लीट करते हैं। जो इनकी भोजन बनाने की प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो ये लोग भूषण बनाते हैं। और पेड़ पौधों को कौन खाता है फ्रेंड्स? डियर खाते हैं। डियर को कौन खाता है? टाइगर खाता है। ठीक है, तो ऐसे फ्रेंड्स क्या बनता है, ये आपका एक फूड हो जाएगा। ठीक है, मतलब खाने की प्रक्रिया कौन किसको खाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैविक क्या है, अजैविक क्या है। देखिए जो ये बायोटिक है, CO2 क्या है, ये जो ट्री है, ट्री क्या है? अजैविक है। ठीक है, और जैविक है। तो इन सभी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, पूरा आपको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, जैविक का जैविक संबंध एवं जैविक का अजैविक से संबंध ही क्या कहलाता है? आपका परिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, देखिए ये वे आवश्यक तत्व होते हैं जो किसी स्थान विशेष पर पर्यावास निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, क्या क्या जरूरी होता है? भोजन, आवास और जल। ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी जानवर को जीने के लिए। पहली बात उनको भोजन चाहिए, जल चाहिए और क्या चाहिए? रहने का स्थान। ये तीन चीज़ें हैं तभी किसी का भी जो है जीवन संभव है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकोलॉजी। परिस्थिति के अंतर्गत जैविक घटकों का जैविक घटकों के साथ संबंध एवं जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ संबंध का अध्ययन ही परिस्थिति तंत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक का आए हो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी परिस्थिति, ऑकस मतलब हाउस। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है। इकोलॉजी का जो जनक है फ्रेंड्स कौन है? ऑडम है। ठीक है, इकोलॉजी के जनक है वो कौन कहलाते हैं? ऑडम कहलाते हैं। और इकोलॉजी का जो भारतीय जनक है वो कौन है?
वो हैं आपके फ्रेंड्स रामदेव मिश्रा जी हैं, ठीक है। जो ओ इकोलॉजी के भारतीय जनक हैं, कौन है? रामदेव मिश्रा जी हैं, ठीक। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि परिस्थिति का अध्ययन किन किन स्तरों पर किया जाता है। स्टडी लेवल ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। परिस्थिति का अध्ययन किन किन स्तरों पर किया जाता है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। फ्रेंड्स अभी मैं आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट आपको अच्छे से पढ़ा देती हूँ, इसके बाद फिर क्या है मैं आपका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो देखिए आप लोगों, पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे पर्यावास किसे कहते हैं। तो देखिए पर्यावरण में जीव का आवास ही पर्यावास कहलाता है। जैसे भिन्न भिन्न आप लोग जीव देखते होंगे, पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो भिन्न भिन्न जो जीवों का पर्यावास होता है एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे जो शेर और हाथी दोनों जंगल के ही निवास करते हैं, लेकिन क्या दोनों एक साथ रहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भिन्न भिन्न जीवों का जो पर्यावास होता है वो अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बात करेंगे जैसे पॉपुलेशन के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। इन सभी के बारे में हम आपसे एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है फ्रेंड्स? जनसंख्या। एक ही प्रजाति के सदस्यों की संख्या जो होती है वो पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए पूरे भारत में, पूरे भारत का तो नहीं आप छोड़िए, आप केवल यूपी का बताइए, यूपी में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। एक ही प्रजाति के सदस्यों की संख्या एक ही साथ निवास करे उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। परिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। जनसंख्या क्या, आपको समझ में आ गया? जनसंख्या क्या है? परिस्थितिकी की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। अब हम बात करें कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, ठीक है। कम्युनिटी मतलब फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं ना क्या होता है? समुदाय होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, विभिन्न प्रजातियों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? जैसे बहुत सी प्रजाति, जैसे कि आप लोग समझिए जंगल में तो वो प्रजातियाँ बैठती हैं बहुत सारी, तो जैसे उसमें शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया और लोमड़ी, गीदड़। जैसे आप लोग देखते होंगे ये जो एक सीरियल आता है जिसको क्या बोलते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मोगली। मोगली में देखते हैं ना आप लोग वहाँ पे कैसे कम्युनिटी बैठती है, और वहाँ पे कम्युनिटी बैठने में समुदाय वहाँ पे बनता है। विभिन्न प्रजातियों के जो समूह के जितने भी जानवर होते हैं सब लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? उसको कम्युनिटी बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक कम्युनिटी को क्या बोलेंगे? समुदाय और अजैविक घटक जहाँ मिलते हैं, तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है? परिस्थिति का पूर्ण इकाई तैयार हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? परिस्थिति का जो है पूर्ण इकाई तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। इसके आगे देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे बायोम के बारे में। बायोम क्या है? तो समान प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहेंगे? बायोम कहा जाता है, ठीक है। बायोम का जो समान प्रकार के जो पारिस्थितिक होते हैं उनका जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? बायोम्स कहते हैं। जैसे कि देखिए आप ले लीजिए बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ पेड़, देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, देखिए कुछ पेड़ हैं जैसे पपाया के, कुछ पेड़ है मैंगो के, कुछ पेड़ है गवावा के। तो ये एक ही जगह जब ये सारे पेड़ होंगे तो उसको क्या बाग बगीचा ही बोला जाएगा ना फ्रेंड्स। तो उसी को कहा जाता है कि क्या हो गया यहाँ पे ये समान प्रकार के यहाँ पे जो परिस्थिति तंत्र का जो बन रहा है इसको बायोम कहेंगे, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स इसके आगे बात करेंगे बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? बायोम का समूह परिस्थिति का सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। बायोम का जो समूह होता है, मतलब ये देखिए यहाँ पे कितने सारे पेड़ों का जो समूह होता है उसको बायोम कहेंगे। और बहुत सारे बायोम क्या होते हैं? बायोम का जो समूह हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? परिस्थिति जीवमंडल, ठीक है। पारिस्थितिकी कहेंगे उसको। पारिस्थितिकी का सबसे बड़ा इकाई होता है क्या? आपका बायोस्फीयर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे आपसे? ट्रॉपिक लेवल के बारे में अब हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रॉपिक लेवल है क्या। देखिए पारिस्थितिकी में एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, ठीक है। कोई भी एक जीव है क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इतना तो आप सब लोग जानते हैं। क्या मनुष्य अपना भोजन खुद बनाते हैं? पका सकते हैं खुद, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या अपने आप पे निर्भर रहते हैं? नहीं ना। वो लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे से अनाज, हरी सब्जियां, फल, ये सभी किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं ना। तो जो शाकाहारी और जो मांसाहारी वो लोग किस पर डिपेंड रहते हैं? जैसे मुर्गा हो गया, मीट हो गया, इन सब पर क्या करते हैं? वो डिपेंड रहते हैं। तो वो अपना जो भोजन होता है एक दूसरे जीव पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। वह स्तर जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषण स्तर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पोषण स्तर के बारे में बता दिया। अब हम देखिए इसके बाद बात करेंगे, जैसे कि देखिए प्लांट है,
प्लांट के अंदर जो एनर्जी है वो 100 यूनिट की है, ठीक है। अब प्लांट को किसने खाया, रैबिट ने खाया, और रैबिट को किसने खाया, टाइगर ने खाया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे लिंडमैन 1942 में इन्होंने बताया कि केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, पेड़ के अंदर जो पौधा है, कोई भी पेड़ पौधे हैं मान लीजिए, तो उसके अंदर कितनी 1000 यूनिट अगर है, तो अगर उसको रैबिट ने खाया तो उसके अंदर कितने परसेंट, केवल 10% ही क्या होगा, एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र होगी, और बाकी एनर्जी क्या होगी, वो आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो किस में होती है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, आपके सामने प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए कैसे, देखिए लो एनर्जी जो है ट्रॉपिक लेवल 4 जिसको हम सर्वाहारी कहते हैं, उसके अंदर 1 यूनिट। जैसे मान लीजिए ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में हाई लेवल एनर्जी होती है, जैसे पेड़ पौधे, सबसे पहले हम लोग पेड़ पौधे से स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर 1000 यूनिट थी, ठीक है। उसको किसने खाया, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल ने उसको खाया, उसको खाने के बाद उसको कितना 100 यूनिट केवल प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके अंदर जो एनर्जी गई वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसके अंदर केवल 100 यूनिट, ठीक है। अब ये मान लीजिए इसको खरगोश ने खाया, ठीक है। अब खरगोश के बाद हम मानते हैं यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 3 में, अब खरगोश को ट्रॉपिक लेवल 3 में टाइगर ने खाया, टाइगर के अंदर कितना ज़्यादा एनर्जी, उसकी जो टाइगर जो है फ्रेंड्स वो मांसाहारी में आ गया, ठीक है, जिसको हम कार्निवारस कहते हैं। कार्निवारस जो है उसके अंदर जो एनर्जी होगी ट्रांसफर कितने यूनिट होगी, तो उसके अंदर केवल 10 यूनिट एनर्जी जो है वो, जो इसने मतलब जो पेड़ पौधे की जो एनर्जी है वो कितने 10 यूनिट केवल यहाँ पे पहुँच पाएगी, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिए हम ट्रॉपिक लेवल 4 पे जाते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल 4 पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को मिलनेगा जैसे कि बाज, गिद्ध, चील, ये सभी जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, ओमनिवोरस, ठीक है। ये जब इसको जब खाएंगे तो इसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो कितने % एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो फ्रेंड्स देखिए जो एनर्जी है उसके अंदर केवल 1% 1 ही यूनिट उसको एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो यही बताया है किसने, लिंडमैन ने बताया है 1942 में कि कोई भी जो व्यक्ति मतलब किसी का भी जो उसको खाता है तो उसके ऊपर जो स्तर जो होता है उसको कितने %, केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स आई होप समझ में आया होगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की कैसे जाया जाता है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए हम श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। एक सीरीज़ होती है जिसको फूड चेन बोलते हैं, और डायग्राम के माध्यम से मैं आपको, पिरामिड के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि मैं आपको इसके बाद जितने भी PYQ हैं मैं आपको वो लगवा के बता दूंगी कि कैसे PYQ में किया जाता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्ट समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को पूरा थियरी पता रहेगी तभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे PYQ, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, कुछ कहीं से डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ फ्रेंड्स बात करेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन यानी कि खाद्य जाल किसे कहते हैं, तो खाद्य जाल जो है फ्रेंड्स देखिए ना 2 प्रकार के खाद्य श्रृंखला होती हैं, ठीक है। पहली जो होती है वो ग्राजिंग फूड चेन होती है, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो डिस्ट्रीटस फूड चेन होती है, ठीक है। मतलब पहला क्या होता है, पहला आपका चारण मतलब घास वगैरह खाद्य श्रृंखला होती है, दूसरा क्या होता है अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला होती है। तो हम पहले के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे। पहला क्या है, जीव जो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं उन्हें चारण खाद्य श्रृंखला भोजन के रूप में हरे पेड़ पौधे का उपयोग करते हैं। जैसे कि खरगोश जो है वो किसका उपयोग करेगा, तो वो फ्रेंड्स देखिए वो घास है, हरे पेड़ पौधे, इन सभी को खाता है, ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो वो खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खाएगा। तो ऐसे ही फूड श्रृंखला चलती रहती हैं, ठीक है। इसे हम फूड श्रृंखला कहेंगे, यानी कि खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का एक निश्चित क्रम का अनुकरण करके ही आगे की ओर बढ़ती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह सदैव होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए जैसे कॉर्न हो गया, कॉर्न फ्रेंड्स समझिए आप लोग, भुट्टा, भुट्टा कौन खाता है, रेबिट चूहा खाया, चूहा को कौन खाया, उल्लू ने, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे कैरेट, कैरेट को रेबिट ने खाया, रेबिट को फोक्स ने खाया, फोक्स को लॉयन ने खाया। मतलब एक दूसरे पर लोग क्या है, आश्रित हैं, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, तो खा खा के क्या करेंगे लोग, ये एक चैन बना लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला,
तो ये क्या है फ्रेंड्स, अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला। तो देखिए जो जीव है, जीव जो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, जो भोजन के रूप में मृत वस्तुओं का ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो भी जीव क्या करते हैं, श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, कोई भी श्रृंखला की वो लोग शुरुआत करते हैं, फिर भोजन के रूप में मृत वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि देखिए लकड़ी है, लकड़ी को कौन खाता है, दीमक खाता है, जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, दीमक खाता है। और दीमक को कौन खाएगा, चिड़िया खाएंगी। और चिड़िया को कौन खाएगा फ्रेंड्स, बाज खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये अपशिष्ट आपका खाद्य श्रृंखला हो गई। समझ में आया, अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ फूड वेव, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, देखिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। जो भी ऊर्जा का स्थानांतरण कई मार्गों से होकर जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे को किसने खाया, टिड्डा, ग्रास होपर ने खाया। फिर पेड़ पौधों को भी जो थोड़ा बहुत फली वगैरह लगी रहती है उसको कौन खाता है, चूहा भी खाता है, रेबिट खाते हैं, डियर आई मीन फॉक्स, हिरन, ये सभी लोग खाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इन लोगों को कौन खाता है, इन सभी को भी खाने के लिए देखिए ग्रास होपर जो उसको टिड्डे को कौन खाता है फ्रेंड्स, जैसे इसको खा गया आपका मेढक, मेढक को आप जो है स्नैक भी खाएगा। और स्नैक, रैबिट, ये सभी को पाइथन मतलब ये जो अजगर होते हैं। और इन सभी को खाने वाला कौन होता है, ईगल, बाज। और बाज को भी जो फ्रेंड्स जो खत्म करेगा वो क्या होगा, डिकम्पोजर, अपघटन, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में, एक से ज़्यादा खाद्य श्रृंखला जिसमें उपस्थित होती हैं उसे हम खाद्य श्रृंखला या फिर फूड वेव कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे आप ट्री, घास, फर्स्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और कंज्यूमर, तो समझ में आया आप लोगों का। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे लिविंग के बारे में। इंपॉर्टेंट है आपका सजीव, लिविंग, सजीव के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा बता देती हूँ सजीव के बारे में। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट कल की क्लास रहेगी उसमें मैं आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताऊंगी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग के बारे में। तो लिविंग जो है फ्रेंड्स, सजीवों में पाए जाने वाले एक विशेष लक्षण होते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। तो इतना तो आप लोग सभी जानते हो, जीने के लिए सभी को कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। चाहे वो आपके पेड़ पौधे हैं, सपोजिशन खुद से भोजन बनाते हैं, अगर उनको पानी ना मिले, नीचे से खनिज लवण ना मिले, सनलाइट ना मिले, तो क्या पेड़ पौधे जीवित रह पाएंगे। अभी आप घर में कोई भी पेड़ पौधा वगैरह लगाते हैं, अगर उसको कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए और धूप में ऐसे ही रहेगा तो क्या होगा, सूख जाएगा पेड़ पौधा ना। तो सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जितने भी सजीव हैं इस पृथ्वी पर, सभी क्या है, श्वसन करते हैं, सभी सांस लेते हैं, ठीक है। सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं। मनुष्य क्या करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, बट पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। पेड़ पौधे श्वसन के दौरान CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। कंफर्म हुआ इतना आप लोगों को। आई होप आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी होगी। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक वयस्क मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य कितनी बार 1 मिनट में सांस लेता है, तो 15 से 18 बार सांस लेता है। और जितने भी अलग अलग व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, जो भी हैं, उनमें क्या होता है, अलग अलग अंगों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से जीव जंतु जो हैं किस प्रकार से अपने श्वसन अंग का प्रयोग करते हैं, रिस्पायरेटरी आर्गन का यूज कैसे करते हैं, किसके अंदर कौन सा रिस्पायरेटरी आर्गन यूज होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल, जीव जंतु के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए जो मनुष्य होते हैं, शेर होता है, गाय होते हैं, सांप होते हैं, छिपकली, पक्षी आदि, इन सभी में जो होता है रिस्पायरेटरी आर्गन क्या होता है, फेफड़े यानी कि फुफ्फुस होता है, ठीक है। मनुष्य के अंदर शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मक्खी हो गई, काकरोच या फिर अन्य कीट जो है, ये किससे अपना रिस्पायरेटरी आर्गन मतलब किससे श्वास लेते हैं, तो ये सब फ्रेंड्स ट्रैकिया से सांस लेते हैं, जिसको हिंदी में वातक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे केचुआ। केचुआ का जो रिस्पायरेटरी आर्गन है, केचुआ किससे श्वास लेता है, केचुआ जो है वो किससे श्वास लेता है। केचुआ जो है फ्रेंड्स वो अपनी त्वचा के आंद्र और चिकनी होती हैं, इसकी वजह से क्या अपने स्किन से ही लोग सांस लेते हैं। केचुआ जो है उनके अंदर कोई रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं होता है, वो अपने त्वचा से ही क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। और जो मेढक होते हैं, मेढक अपने फेफड़े से सांस लेते हैं, और कुछ मेढक जो होते हैं वो अपने त्वचा से ही सांस लेते हैं, ठीक है। त्वचा से क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं अपनी, ठीक है, श्वासन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस यानी कि मछली। ऑक्टोपस जो मछली है वो किससे सांस लेती है, वो फ्रेंड्स गिल से या फिर क्लोम से सांस लेती है, ठीक है, गिल से या फिर किससे,
क्लोम से सांस लेती है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ नीचे बात करेंगे व्हेल और फिर डॉल्फिन के बारे में। तो जो व्हेल है और डॉल्फिन है, देखिए फेफड़े से नासा द्वार से सांस लेती है, ठीक है। जबकि ये जो जंतु हैं समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। तो ये आपकी होगी वात क्षेत्र। फ्रेंड्स आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसे लगी। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी हम कल के क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मैंने बताया है सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।